जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। श्रावण मास आरंभ है। आइए कल शनिवार 12 जुलाई सन 2025 का हम यहाँ पंचांग जानेंगे। कल अशून्य शयन व्रत है। आपने कड़वा चौथ व्रत का नाम सुना होगा, जिसमें पत्नियां पति के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत ठीक उसके विपरीत है, यानी ये व्रत पति करते हैं अपनी पत्नियों की लंबी उम्र के लिए, और कभी वो शैया सुख से वंचित न रह पाए, यानी कभी उनको अकेले शयन न करना पड़े। इसलिए ये व्रत किया जाता है पत्नियों की शुभता के लिए, दीर्घायु के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए। यह व्रत विष्णु जी, आप जान ही गए हैं, पिछले अभी देवशयनी एकादशी हमने अभी मनाया है, तो विष्णु जी शयन कर रहे हैं। तो विष्णु जी के शयन के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है शैया पे रख के, और यह व्रत पति पत्नी दोनों साथ करते हैं, और जिसमें पति व्रत रखते हैं अपनी पत्नी के लिए। ये पूरे चतुर्मास व्रत चलता है, यानी कि श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया जो कि कल है, तदुपरांत जो है वह भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया, फिर आश्विन मास जो पितृपक्ष में द्वितीया पड़ेगा वो, और फिर कार्तिक मास में जो द्वितीया पड़ेगा वो। यह व्रत किया जाता है, परंतु अगर जैसे कुछ स्थानों पे इसकी मान्यता कम रहती है, तो केवल श्रावण कृष्ण पक्ष की कल द्वितीया को ये व्रत रहेगा। इस व्रत का नाम अशून्य शयन द्वितीया व्रत है। इस पे मैंने चर्चा आपको कर ली, विस्तृत जानकारी यदि आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। अब आगे, कल जो नवजात शिशु होंगे उनका हम यहाँ राशि का नाम, मांगलिक काल सर्पयोग या फिर गंडमूल 27 में जन्म है कि नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरे जो अपने क्लाइंट हैं जिनकी मैंने कुंडली बनाई है, और कुंडली के ग्रह स्थिति व महादशा पे मैंने चर्चा की है, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कल श्रावण मास में और श्रावण नक्षत्र में वो क्या काम कर सकते हैं और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। कल जो है वह क्या शुभता रहेगी, जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। कल श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया रात दोपहर जो है वह द्वितीया तिथि रात्रि को 1:37 तक रहेगी। तदुपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। कल सूर्योदय 5:13 पे होगा, वह सूर्यास्त 6:41 पे होगा। ये समय अवधि पूजा पाठ करने, मंत्र जाप करने, दीप प्रज्वलित करने, अपने देवालय मंदिर में बैठ के कीर्तन करने, आरती करने, वंदना करने के लिए सर्वोत्तम समय रहता है। कल पूर्व दिशा का दिशाशूल रहेगा, अर्थात पूर्व दिशा की कोई ऐसी शुभ यात्रा नहीं करेंगे जिसमें संध्या तक घर वापस लौट के न आ सके। कल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल होगा, अर्थात इस समय अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से ही जो काम आरंभ किए हुए हैं वही करते रहेंगे। कल उदया नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा, जिस पे मैं कल चर्चा कर चुका हूँ। कल की वीडियो में उस पर पूर्ण चर्चा हुई है, जो कि सूर्योदय उपरांत कल 7:18 तक रहेगा। तदुपरांत श्रावण नक्षत्र लग जाएगा। तो आइए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कल श्रावण नक्षत्र में
क्या आप शुभ काम कर सकते हैं और क्या नहीं, जो कि मेरे अपने जातकों के लिए है, जिनकी मैंने कुंडली देखी है। और आप जो नवीन श्रोतागण हैं वो भी ये जान जाएं कि कल क्या कार्य करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। तो श्रावण नक्षत्र में जो है वह कोई भी आप नया कार्य जो कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य के लिए यात्रा या कर्म आरंभ कर सकते हैं। कोई रोग आपको हुआ है तो उसका उपचार कराने भी जा सकते हैं। कोई नई चीज़ सीखना हो, नई भाषा सीखना हो, नया भजन सीखना हो, नया लिखना, पढ़ना, समझना, गान सीखना हो, कर सकते हैं। कर किसी को प्रेम प्रकट करना चाहें कर सकते हैं। कर घर में या कोई रूठा हो या कोई रिश्तेदारी में मन मुटाव हो तो कल उनसे वार्ता आरंभ कर सकते हो। कोई आपका प्रेमी जन हो, वो रूठा हो, उसको मना सकते हैं। नवीन प्रेम कहीं प्रकट करना हो तो आप कल कर सकते हैं। कल जो है वह नए कपड़े खरीदना हो, कोई ऑफिस का सामान खरीदना हो, अपने दुकान का सामान खरीदना हो, कहीं कल उपदेश देना हो या सलाह देनी हो तो दे सकते हैं। कोई मनोरंजन का कार्य करना हो, कोई हंसी मजाक करना हो या परिवार के साथ कहीं घूमने, पिकनिक मनाने, मनोरंजन के कार्य में या देव दर्शन पे जाना हो तो कल जा सकते हैं। कल कोई परोपकार का कार्य करना चाहें तो वो भी कार्य कर सकते हैं। कल कोई, अब हम बात करेंगे कि क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कल कोई शपथ लेना हो, कोई वचन देना या लेना हो मत लीजिएगा। कल कोई बच्चा गोद लेना हो तो कल का दिन शुभ नहीं है। कोई कोर्ट का केस में करना हो या जाना हो या कोई भी मुकदमा संबंधित काम हो तो कल बचिएगा। कल किसी पे भरोसा करने से बचना है, उधार लेन देन से बचना है, और पुराने कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, उसको गिराना हो तो भी वो कार्य न करिएगा। विवाह संबंधित कार्य न करिएगा, पर पूजा पाठ संबंधित कार्य बिल्कुल कीजिएगा। और कल कोई कार्य करना हो श्रवण नक्षत्र में तो भगवान विष्णु जी की पूजा करके यदि वो कार्य करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। और यही बात नवीन उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं पे भी लागू होगा कि श्रवण मास में जिनका जन्म हुए वो भगवान विष्णु की पूजा करें तो उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो मैंने यह पूरी जानकारी आपको दे दी कि कल क्या करें और क्या न करें। और कल अशून्य शयन व्रत है, तो यदि जो व्यक्ति, जो दंपति में पुरुष अपनी पत्नियों से प्रेम ज़्यादा करते हों, कल व्रत अवश्य रखें। चलिए अब आइए कि कल श्रवण मास है तो ये गंड मूल नक्षत्र नहीं है, तो आप जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनकी पूजा आप जो है 27 पूजा नहीं होगी। कल जो नवजात शिशु होंगे, आइए उनका क्या राशि का नाम होगा इस पे चर्चा करें। पर सबसे पहले श्रवण जो नक्षत्र है उसके गुण धर्म को जान जाते हैं। श्रवण नक्षत्र के गुण धर्म पे चर्चा हम कर लेते हैं। तो श्रवण नक्षत्र के जो देवता हैं, जो स्वामी हैं, वो चंद्रमा ग्रह हैं और श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत पड़ता है। तो राशि स्वामी जो है वह शनि ग्रह हैं। अब श्रवण का अर्थ होता है सुनना। सुनने में समाज की बातों को भी सुनना और ईश्वर का भजन सुनना। आप जो सुनेंगे, जिसको समझेंगे, उसी हिसाब से आप प्रत्युत्तर देंगे और उसी अनुकूल आप कर्म करेंगे। ये आपके सुनने समझने पे ही निर्भर करेगा। सुनना, फिर समझना, प्रत्युत्तर देना, समाज में वैसा ही व्यक्तित्व बनाना। तो यह
संबंध है श्रवण नक्षत्र का। यह श्रवण जो नक्षत्र है ये समाज में शोषित पीड़ित जनों की जो है वह कामनाओं को सुनना और समाज को परिवर्तित करना ताकि शोषित पीड़ित जन की सेवा हो सके और कोई भी शोषित पीड़ित न रह सके। ये एक विषय है। दूसरा जो विषय है वह भजन कीर्तन सुनना और ईश्वर की वार्ता को समझने के लिए गुरु के ज्ञान को सुनना समझना ताकि आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं। यह श्रवण नक्षत्र का ध्येय है। तो श्रवण नक्षत्र में माता जो है वो सरस्वती जी का विशेष संबंध है। सरस्वती वंदना करना, सरस्वती जी से ज्ञान की अर्चना करना विशेष शुभदायक है। यह पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। तो जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वो सभी समाज को, सभी जनों को अपने अधीन रखने की कामना रखेंगे, सबका भरण पोषण करेंगे, सबकी देखभाल करेंगे, परंतु सब कुछ अपने अधीन, अपने आज्ञा के अनुकूल हो, इसकी उन्हें कामना रहती है। जातक शांत चित्त रहने वाले, हंसमुख, मिलनसार, मैत्रीपूर्वक व्यवहार करने वाले रहते हैं। ये किसी कार्य को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ते हैं और जो भी श्रावण नक्षत्र में काम आरंभ भी किया जाता है तो वो कार्य पूर्ण सफलता को प्राप्त होता है। यह ज़्यादातर होता है यदि व्यक्ति स्वयं द्वारा रोके नहीं या कोई ऐसा विपरीत काम न ले ले जिसमें शत्रु पक्ष प्रबल न हो तो अवश्य पूर्ति होती है। श्रवण नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो प्रवचन देने के ज़्यादा इस कलयुग में पुरुषार्थ करने लगते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ सुनना होता है और सुन के समझ के पचाने की गुण गणेश जी की पूजा से ही प्राप्त हो सकता है। अन्यथा इस कलयुग के बढ़ते क्रम में समझ करके पुरुषार्थ में लाने की तुलना में प्रवचन देने का गुण ज़्यादा आ जाता है। एक सीमा तक ये सही है, पर उससे ज़्यादा केवल ये प्रवचन देना हो तो जातक को सतर्क रहना चाहिए। माता पिता को संतान में ऐसे गुण विकसित करने चाहिए कि वो जो सुने उसे समझे और क्रियान्वयन में लाए, न कि उसको वो किया तुरंत लोगों को बताए कि आज हम जल्दी जगे हैं, आज हमने ये किया है। इसकी तुलना में वो आदत में लाए। ऐसी सभी बातें जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा होगा, आप मेरे बातों के इशारे को समझ चुके होंगे। जातक गण में एक दोष रहता है, श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है या श्रवण नक्षत्र में गर्भ धारण की बात है तो श्रवण नक्षत्र में गर्भ धारण में समस्या आती है और जो इस नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनकी संतान उत्पत्ति में बाधा आ सकती है। उनके लिए पंचम नवम भाव विशेष रूप से देखा जाता है और ऐसे जातकों को ये विशेष निर्देशित किया जाता है कि वह संतान उत्पत्ति में तत्पर रहें। ये विशेष है, आप नोट कर लीजिएगा, जिनकी कल नवजात शिशु उत्पन्न होंगे। अब जो है आइए प्रथम चरण पे बात करते हैं। कल प्रथम चरण प्रातः 7:18 से आरंभ होगा और दोपहर 1:23 तक रहेगा। राशि का नाम ख पर बड़ी की मात्रा खी अक्षर से रहेगा। राशि मकर राशि, राशि रत्न नीलम, राशि स्वामी शनि ग्रह रहेंगे। यह जो है वो मेष नवांश में रहेंगे तो मंगल ग्रह प्रबल होंगे। अब चंद्रमा जो कि श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं, मकर राशि में यानी शनि, चंद्रमा शनि में बैर रहता है और उस तदुपरांत जो है वह यहाँ पे
नवांश स्वामी मंगल, मंगल चंद्रमा का विशेष संबंध है। तो जातक विचारने और विचार के पुरुषार्थ करने के विशेष गुण से युक्त होंगे और शनि नेतृत्व क्षमता को भी डेवलप करते हैं और मंगल पुरुषार्थ करते हैं। तो जातक में पुरुषार्थ करने और नेतृत्व करने की विशेष क्षमता होगी। तर्क करने, समझने, भावनाओं को समझने के भी गुण चंद्रमा से प्राप्त होंगे। अब जो ग्रह कुंडली में चंद्रमा, शनि और मंगल में प्रबल रूप से बैठे होंगे, उनके शुभ गुण प्रबलता युक्त आ जाएंगे। जो विशेष अशुभ रूप से बैठे होंगे तो अशुभ गुण भी प्रबलता युक्त आ जाएंगे। तो यह 3 ग्रहों को मैंने बतला दिया। अब द्वितीय चरण कल दोपहर 1:23:04 से आरंभ होंगे और संध्या 7:27:18 तक रहेंगे। इसमें राशि का नाम ख पर बड़ी ऊ की मात्रा खू अक्षर से रहेगा और ये शुक्र के वृषभ नवांश में रहेंगे। अब शुक्र और शनि का बहुत अच्छा संबंध है। तो जातक झनकी होंगे, तीक्ष्ण होंगे शनि के गुण, न्यायप्रिय होंगे, चतुर होंगे ये शुक्र के गुण, और भोगी होंगे, कामनाओं की पूर्ति करने वाले होंगे, नृत्य, संगीत, कलात्मक चीज़ें, क्रिएटिव वर्क में, सिस्टमैटिक वर्क में बहुत अग्रसर होंगे। तो ये शुक्र के गुण होंगे। जातक भोजन और वस्त्र, आभूषण, इत्र, श्रृंगार के अति प्रियता रखेंगे और कूटनीतिज्ञ भी होंगे। तो ये हो गए द्वितीय चरण के गुण। अब तृतीय चरण जो है वह असल में कुछ लोग द्वार पे खड़े हैं, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ और इसीलिए मैं स्थिर समय खोजता हूँ बताने का, पर कुछ विशेष लोग द्वार पे खड़े हो जाते हैं तो मानसिक स्थिरता खो जाती है। चलिए, अब तृतीय चरण जो है वह 7:27:19 से रात्रि 1:31:33 तक रहेगा। जो तृतीय चरण है उसमें राशि का नाम ख पर ए की मात्रा खे अक्षर से तृतीय चरण है। तो यह मिथुन नवांश में पड़ेंगे जो बुध के नवांश है। बुध शनि में अत्यंत प्रियता है। चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, पर बुध चंद्रमा को अपना न मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं। तो यह संबंध चंद्रमा, शनि और बुध का है। तो बुध से वाक पटुता बढ़ जाएगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। यदि सूर्य संगति में है तो बुध आदित्य योग बन जाएगा, तो कुशाग्रता मस्तिष्क की बढ़ जाएगी। जातक व्यवसाय में बहुत उन्नत होंगे। गणितीय विषय, पठन पाठन के विषय, स्टेशनरी कागज से संबंधित कार्य जैसे बैंक का काम, LIC का काम, टीचिंग का काम में अग्रसर होंगे। तो यह तृतीय चरण के गुण होंगे। अब चतुर्थ चरण रात्रि 1:31:34 से जो परसों प्रातः सूर्योदय उपरांत यानी रविवार को सूर्योदय उपरांत 7:35:48 तक रहेंगे। चतुर्थ चरण में राशि का नाम ख पर ओ की मात्रा खो अक्षर से रहेगी। चतुर्थ चरण कर्क नवांश में रहेगा। तो कर्क नवांश का स्वामी चंद्रमा। तो जातक में जो है वो नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा और नवांश स्वामी भी चंद्रमा रहेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा के गुण बढ़ जाएंगे। तो जातक संवेदनशील रहेंगे, भावनात्मक रूप से प्रधान रहेंगे। यदि स्त्रियों का जन्म होगा इस नक्षत्र के इस चरण में तो वो विशेष अद्भुत नारी होंगी, अद्भुत नारी होंगी जो भावनाओं से बहुत ओतप्रोत रहेंगी। और पुरुष भी होंगे तो वो भावना प्रधान होंगे। सेवा करने का विशेष गुण होगा। पब्लिक
में बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखेंगे समाज से, और बहुत समाज से जुड़े होंगे और धरातल से जुड़े होंगे, भावनाओं में बह जाने वाले ऐसे व्यक्तित्व होंगे। तो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा ना हो तो माता पिता अपने संतान को ये गुण समझाए कि भावनाओं की बहाव में बहना एक सीमा तक ही शुभ है, एक सीमा के बाद स्थिरता की जरूरत रहेगी। तो ये चारों चरण हो गए। अब कुल जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वह चंद्र मांगलिक होंगे, यानी चंद्र कुंडली से वो मांगलिक होंगे। लग्न कुंडली से मांगलिक जन्म के समय पे निर्भर करेगा कि वो मांगलिक होंगे कि नहीं होंगे, और वो काल सर्प से ग्रसित नहीं होंगे, यानी जातक काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। तो आपको मैंने ये पूर्ण रूप से बतला दिया। अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839571856 पे आप अपना नाम पता भेज के जुड़ सकते हैं। हम अपने समूह में जोड़ लेते हैं, जिससे आपको और भी धार्मिक सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे कुंडली बनने को दे सकते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली हमारे यहाँ से बनाई जाती है। और जो भी कुंडली की शुभता अशुभता बताई जाती है वो सब लिख के दिया जाता है, जिसको आप अपने पंडित जी से या किसी यूनिवर्सिटी तक में, विश्वविद्यालय तक में क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। तो आप पूरे विश्व से हमको कुंडली बनने के लिए दे सकते हैं। वीडियो कॉल द्वारा ऐसे ही परामर्श करके हम कुंडली आपको भेजते हैं कोरियर द्वारा, निःशुल्क, अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कुंडली आपको घर बैठे मिल जाता है। जब कुंडली पहुंच जाता है तो पुनः आप कुंडली हमसे परामर्श ले सकते हैं, और फिर 1 महीने के अंदर दोबारा आपको परामर्श लेने की इच्छा है तो आप फिर हमको कॉल करके समय लेके परामर्श ले सकते हैं। तो ये कुंडली बना के इस प्रकार भेजी जाती है। दूसरा, यदि वर और कन्या की आप तलाश कर रहे हैं और कुंडली मिलार्पण करना है तो घर बैठे हमसे कुंडली मिलान करवा सकते हैं एक न्यूनतम शुल्क पे। और यदि आपको अपनी कुंडली बनवानी नहीं है, केवल परामर्श करवाना है, तो भी आप घर बैठे हमसे कुंडली एक न्यूनतम शुल्क देके परामर्श करवा सकते हैं। तो ज्योतिष के प्रमाणित ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको प्रमाणित ज्ञान देने के लिए सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।